हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक साइकिल। बेसिकली C4 साइकिल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका पूरा प्रोसेस, ये कैसे और कहाँ होता है, और जिससे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि C3 साइकिल सभी प्लांट में होती है, रिस्पेक्टिव वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, C3 साइकिल जो बेसिक साइकिल होती है, पर बेटा देखो C4 साइकिल जिसको हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बेटा, C4 साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक साइकिल। अच्छा, C3 हमने पढ़ा था कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था। मुझे जल्दी से नाम बताइए कि 3 कार्बन की प्रोडक्ट का क्या नाम था। ठीक है, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था ये C4 के बारे में, मतलब हम आगे पढ़ने वाले हैं C4 के बारे में। तो C4 में हम ये पढ़ने वाले हैं कि 4 कार्बन का कौन सा प्रोडक्ट बनता है और ये कैसे होता है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम आएंगे बेटा लोकेशन पर। तो लोकेशन पे देख लीजिए, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, मतलब जहां पे थोड़ा सा ड्राइनेस वाली कंडीशन होती है वहां पे पाई जाती है। ठीक है, मतलब वहां पे होती है ये साइकिल। मतलब ऐसा समझ लो ये ऐसे प्लांट होते हैं बेटा, C4 और C3 प्लांट होते हैं, लेकिन साइकिल अलग चीज होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। C3 जो साइकिल है वो सभी प्लांट में होती है, चाहे वो C4 प्लांट हो या C3 प्लांट हो। ठीक है, अगर कोई प्लांट C4 प्लांट है तो उसमें भी C3 साइकिल हो रही होगी, लेकिन अगर कोई प्लांट C3 प्लांट है तो उसमें C4 साइकिल नहीं होती। मतलब ऐसा समझ लो कि C4 साइकिल जो है वो पूरा C4 प्लांट के लिए है, तो हम यहाँ C4 प्लांट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक होता है C2 साइकिल जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल की क्लास में हमने ये आपको बताया कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होता है, स्पेशल एनाटॉमी इसमें पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी देखो कैसा होता है, मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया है। ये जो देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया, ये मेसोफिल सेल है। ये ग्रीन कलर का जो है वो सारे मेसोफिल सेल है। ये मेसोफिल सेल आपको पता है कि ये लीफ में पाए जाते हैं। प्लांट की जो सेल होती है जिसमें लीफ के सेल को पार्टिकुलरली मेसोफिल सेल कहा जाता है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही बेसिकली फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और एक मेसोफिल सेल में 2 से 40 क्लोरोप्लास्ट तक हो सकते हैं, ऐसा आपके एनसीईआरटी लिखती है। अब देखो मैंने यहाँ एक चीज लिखा है कि इसके मेसोफिल सेल में, क्योंकि स्पेशल तरह का प्लांट है, स्पेशल तरह की साइकिल है इसकी, तो इसीलिए इसके मेसोफिल सेल में बेटा पेप्केज नाम की एंजाइम पाई जाती है। जैसे C3 में रुबिस्को पाया जा रहा था ना, उसी तरह यहाँ पे एक पेप्केज होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रुबिस्को आपके लिए क्या होता है, अतिथि का स्वागत करता है। तो आपके फैमिली मेंबर में कोई जाता है ना, तो जैसे कि आपका घर को बोला था मैंने रुबिस्को, आपके फैमिली मेंबर को बोला था मैंने कौन, RUBP, और जो मेहमान आ रहा है वो था कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी मेहमान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मेहमान कौन होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो घर होगा उसका नाम बदल जाएगा, इसमें जो घर होगा वो क्या हो जाएगा, पेप्केज हो जाएगा। और जो स्वागत करेगी आपके घर के फैमिली के मेंबर जो अतिथि को रिसीव करने जाएंगे वो क्या हो जाएगा, PEP। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इसका नाम होता है। तो ये होता है पेप्केज। अब एंजाइम को कैटेलाइज करने वाला भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए पेप और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन को होने के लिए। अब देखो बेटा क्रेन्ज एनाटॉमी की बात कर रही है। क्रेन्ज एनाटॉमी में एक होता है बंडल शीथ सेल। तो बंडल शीथ सेल देखो मैंने थोड़ा सा थिक वॉल बनाया है, इसका मतलब बंडल शीथ सेल जो होते हैं बेटा ये थिक वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड। मतलब इसकी जो दीवारें होती है मोटी। मैम ऐसा क्यों होता है, अच्छा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जब हम C2 साइकिल पढ़ेंगे, यानी कि जब हम फोटो रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, तब हम ये देखेंगे कि C2 साइकिल में जो फोटो रेस्पायरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाती है। मतलब रुबिस्को एंजाइम के साथ अतिथि में कार्बन डाइऑक्साइड को ना आकर कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। इसीलिए तो उसको रुबिस्को कहते हैं, क्योंकि रुबिस्को की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी कब होती है उसकी, तब होती है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करता है अपने पास RUBP के साथ। जब वो RUBP के साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है तब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, तब हो जाती है बेटा उसकी ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी। और ये पूरी एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें हमारा 25% कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करवा देती है, जिसके चलते फोटो रेस्पायरेशन जो C2 साइकिल है वो ऐसा होता है कि उसमें लॉस हो जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाता है। तो C2 जो एक साइकिल है बेटा वो C4 प्लांट में नहीं होती, क्योंकि इसीलिए तो हमने वॉल जो बनाया है इसके थिक बनाए हैं। इसके जो वॉल इतने थिक क्यों हैं, क्योंकि ये जो है C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पायरेशन नहीं करेगी।
ठीक है। और इसमें जो मेसोफिल सेल है ये बाहर की तरफ है, देखो इसको मैंने बाहर बनाया है, इसको मैंने बाहर की तरफ बनाया है। और मुझे बताओ जब ऑक्सीजन अंदर आएगा तो उसको पिकअप रूबिस्को करना चाहिए, क्योंकि रूबिस्को ही तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रही है ना। तो रूबिस्को यहाँ पे बाहर मेसोफिल सेल में ना होकर कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल में। इसीलिए बेटा मैंने लिखा है रूबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, ओनली इन बंडल शीथ सेल में। ठीक है, मतलब यहाँ रूबिस्को एंजाइम नहीं होगा, नो रूबिस्को मेसोफिल सेल में, क्योंकि बेटा रूबिस्को की सी और ओ दोनों वाली प्रॉपर्टी है। और हम इसको थिक वाले वॉल में रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी गैस कॉम्बाइन नहीं कर पाएगी, उसकी वॉल इतनी थिक रहेगी, कोई भी गैस के लिए परमेएबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा किया गया है, ऐसा अरेंजमेंट किया गया है C4 साइकिल, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। अब क्योंकि एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल है बेटा मेज है, एमेरेंथस है, सॉर्गम है और शुगर केन है। तो ये चारों एग्जाम्पल के मैंने आपको ट्रिक बता दी है, मास याद कर लो, MASS मास, मास सिंपल सी ट्रिक है। अच्छा इसके बाद देखो क्रैन्स एनाटॉमी, आप देखो माला होते हैं ना, जो बड़े लोग ऐसे बूढ़े लोग जो होते हैं जो ऐसे ऐसे माला को ऐसे ऐसे लेके जपते रहते हैं, तो ये जो माला होता है उसको कहते हैं रीथ। तो रीथ लाइक अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रीथ लाइक अरेंजमेंट होता है जिसमें बाहर वाला जो होता है थोड़ा सा पतला होता है, अंदर जो वॉल होता है वो होता है मोटे सा। ठीक है, तो यानी कि अच्छा इसमें जहां रूबिस्को होगा बेटा वही C3 साइकिल होगी ना। रूबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब रखेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो जुड़ ही नहीं सकता, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, और यहाँ पे बेटा यानी बंडल शीथ सेल में क्या होगी बेटा, C3 साइकिल होगी। ठीक है, और ये पूरा साइकिल जिसमें C3 C4 हो रहा है वो C4 प्लांट में हो रहा है। ठीक है, अब देखो C4 प्लांट में कि मेसोफिल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जबकि हमने C3 प्लांट के C3 साइकिल में ये देखा था कि सब कुछ मेसोफिल सेल में हो रहा था, सारा काम मेसोफिल सेल में हो रहा था, कोई बंडल शीथ में कुछ भी नहीं हो रहा था। बट यहाँ हम देख रहे हैं बेटा एक अलग से सेल है जो स्पेशल सेल है, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ, वो है आपका बंडल शीथ सेल। थिक वॉल है, ऑक्सीजन नहीं आ सकती, यानी कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के जैसा ही काम करेगा। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें सिर्फ रूबिस्को हो सकता है और C3 साइकिल। बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए जो अतिथि होगा वो बस अलग एंजाइम कैटेलाइज कराएगा, PEP करवाएगा। वहां IUPP थी, यहाँ पे BEP होगा, और PEP और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने के लिए एंजाइम जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम होता है पेप्टेज। ठीक है, क्लियर। अब देखो बैलेंस शीट है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे दो सेल बनाए हैं, एक सेल का मैं नाम लिखती हूँ कि ये कौन सा सेल है बेटा, ये है बेटा मेसोफिल सेल, ये है मेसोफिल सेल, और ये सेल का हम नाम लिख रहे हैं, ये है आपका बंडल शीथ सेल। ये देखो ये है आपका बंडल शीथ सेल। तो ये समझ में आ गया, एक आपका बंडल शीथ सेल है और एक आपका मेसोफिल सेल है। अब देखो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया ये पेप्टेज है, पेप्टेज एक एंजाइम है जो कहाँ मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है, वहां पे PEP जो है ये सबस्ट्रेट है बेटा, किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट है वहां पे क्या बाइंड करती है, सबस्ट्रेट ही तो बाइंड करती है। तो ये PEP आके बाइंड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे आके जुड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, इन्वायरमेंट से आ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है यहाँ पे, और ये पेप्टेज आता है और ये बना देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट जो है इसमें देखो यहाँ पे दिखाया गया है COOH, और ये पूरा ये कैसे मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा इसका डायग्राम है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना के ये प्लाज्मोडेस्माटा वाले रास्ते से, प्लाज्मोडेस्माटा जानते हो ना, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो बेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू ये इस सेल से इस सेल में आती है। ये कौन सा सेल है, अब ये बंडल शीथ सेल में आई, अच्छा ऑक्सैलो एसिटिक बनाया, फिर बंडल शीथ सेल में आई और मैलिक एसिड बनते हुए आई। अब ये मैलिक एसिड क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना, विच फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, कीटोन कन्वर्टेड इनटू कार्बो नहीं अल्कोहल। यहाँ पे देखो OH कौन सा ग्रुप होता है बेटा, OH होता है अल्कोहल ग्रुप, तो ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ बेटा ये रिडक्शन हुआ। अच्छा ये जो PEP ने कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ के पेप्टेज के साथ आगे बनाया, तो ये कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन ही तो हुआ। कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ बेटा ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाया। इसके बाद ये मैलिक एसिड
वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है इसको आगे समझते हैं। देखो अब ये वापस से ये बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो हमने ये पढ़ा था 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, दोनों सेम है, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में क्या होता है ना, ये COO जो है ये निकल जाता है बाहर और ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके क्लोरोप्लास्ट में जाएगा बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये किसके क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। अब बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के साथ आरयूबीपी भी होगा वहां पे, है ना। आरयूबीपी को तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं है, पर क्योंकि उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा है और क्योंकि हमें ऑक्सीजन से इसको बचाना है, इसीलिए हमने थिक वॉल बंडल शीथ सेल में रुबिस्को को रखा है। वहां पे इसके क्लोरोप्लास्ट में कोई भी रुबिस्को नहीं है, ठीक है। अब इसके क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये इससे जुड़ता है, रिएक्शन कैटलाइज होती है और कौन सी साइकिल होती है इसमें, डार्क स्ट्रोमा में C3 साइकिल स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है C3 साइकिल के भी 3 स्टेप होते हैं, कमेंट में उसका नाम बताइएगा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं C3 साइकिल के। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेली पाया जाता है बेटा, स्ट्रोमल लैमेली, अब स्ट्रोमल लैमेली में बेटा क्या होता है, PS1 ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। अब इसको डिटेल में जानना है तो हमारे कोर्सेज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हम इसको आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल देखो ये हम ये पढ़ रहे हैं कि C3 साइकिल, तो C3 साइकिल बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, अब क्या हुआ, ये पायरुविक एसिड का क्या हुआ मैम इसके बाद, अच्छा पायरुविक एसिड का क्या हुआ, पायरुविक एसिड सारी की सारी चली गई पेप को रीजनरेट करने, जैसे आरयूबीपी रीजनरेट हो रहा था, यहाँ पे सेम पेप की भी रीजनरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा पेप की रीजनरेशन की जरूरत पड़ी। अच्छा देखो पेप बेटा 3 कार्बन का होता है, ठीक है, ये 3 कार्बन का होता है और एक कार्बन इधर मिला बेटा, ये 4 कार्बन का, समझ में आ रहा है, कार्बन का हिसाब समझ में आ रहा है। तो बेटा यहाँ से एक कार्बन किधर चली गई, इधर कार्बन डाइऑक्साइड इधर चली गई, तो पेप की रीजनरेशन में हमें 2 ATP और खर्च करने पड़ते हैं। देखो पेप के रीजनरेशन में हमें 2 ATP लगी, मतलब हमें खर्च करना पड़ा 2 एक्स्ट्रा ATP। अच्छा ये सवाल बहुत कॉमन होता है कि ऐसा मान लो कि जो C3 प्लांट है उसका तो लॉस हो रहा है क्योंकि वहां पे फोटो रेस्पायरेशन हो रहा है जो हमारा 25% कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करवाती है, ठीक है। तो हमें कैसा चाहिए, हमें अगर कोई भी प्लांट में शुगर बनना चाहिए तो उसके लिए रुबिस्को को किसके साथ बाइंड करना चाहिए, आरयूबीपी के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब C4 प्लांट तो ज्यादा अच्छा हो गया बेटा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि C4 प्लांट ज्यादा एनर्जी खर्च कर रही है बेटा। एक तो C3 साइकिल में कितना लगता है, मुझे ये बताओ कि जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल, उस C3 साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, कमेंट करना होगा आप लोग को, ठीक है। इसके बाद इतना हमें पता है कि C3 साइकिल में 2 NADPH प्लस 3 ATP खर्च होता है ना, इतना खर्च होता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 6 कार्बन से गुना करना होता है, तो 6 गुना 2 प्लस 6 गुना 3, 18 प्लस 12, बेटा 18 क्या हुआ, 18 ATP और 12 NADPH, ये हमने पिछली क्लास में किया था, हमने आपसे सुक्रोज का पूछा था, हमें आप बताओगे। इसके बाद देखो बेटा, लेकिन ये C3 साइकिल C3 प्लांट की बात हो रही है, लेकिन C4 प्लांट में जो C3 साइकिल हो रहा है वहां पे हमारा इतना तो खर्च हो रहा है, मतलब हमारा 3 ATP और 2 NADPH खर्च हो रहा है, साथ में 2 एक्स्ट्रा ATP भी तो लग रहा है। ये देखो मतलब पूरे एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल के 3 ATP, बेटा C3 साइकिल के कितने ATP, 3 ATP प्लस C4 साइकिल के रीजनरेशन के 2 ATP लग रहे हैं बाकी, और ये 2 NADPH तो फिक्स है ही आपका C3 साइकिल का। तो इतने का प्रॉपर हिसाब मैंने आपको दे दिया। इसके बाद देखो अब हमें यही सवाल पूछा गया है, कितने ATP और NADPH इस्तेमाल हुए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने खर्च हुए। अब देखो एक ग्लूकोज में कितने कार्बन, बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला तो ये होता है, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे हमें, मतलब 6 से गुना कर देना है, तो 5 गुना 6 ATP हो जाएगा और
कितना, 2 गुना 6 NADPH हो जाएगा। ठीक है, 2 ATP लग रहे थे हमें, 5 ATP लग रहे थे, 2 NADPH लग रहे थे, सॉरी। अब देखो कितना आ जाएगा टोटल बेटा, 6 5 जा 30 ATP, है ना। टोटल देखो 5 ATP लग रहे हैं ना, और देखो कितने NADPH लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं और 12, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, चलो इसका आंसर भी हमें समझ में आ गया। ये आप लोगों को खुद से करना ही आपका एक्स्ट्रा काम है। कितना एक्स्ट्रा एटीपी, कितना एक्स्ट्रा एटीपी खर्च हो रहा है, बस मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ कितना एक्स्ट्रा एटीपी खर्च हो रहा है। तो देखो एक्स्ट्रा एटीपी कितना खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा 2 एटीपी लग रहा है ना, 3 तो केल्विन साइकिल C3 साइकिल वाले के हैं, तो 2 एक ग्लूकोज के लिए कितना एक्स्ट्रा एटीपी लगा, 12 एटीपी, क्योंकि 18 तो पहले वाले C3 साइकिल के थे, है ना। तो ये समझ में आ गया, एक्स्ट्रा एटीपी मतलब वो C4 साइकिल के लिए बात हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट में एक चीज बताया है जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूं कि यहाँ सिर्फ PS1 होता है, मतलब PS1 होगा तो यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो सकता है ना, मतलब सिर्फ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन PS1 कर सकती है, मतलब यहाँ लाइट रिएक्शन नहीं हो सकती। देखा जाए तो लाइट रिएक्शन में भी सिर्फ साइक्लिक वाला हो सकती है, और लाइट रिएक्शन में जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आप ये देखो, यहाँ पे देखो लाइट रिएक्शन मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है ना। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन इवॉल्व वाली चीज क्यों नहीं बनाई, PS2 क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेटा अगर PS2 होगा तो पानी टूटेगा, वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ये ऑक्सीजन RUBP और रुबिस्को के साथ बाइंड कर सकती है, इसीलिए ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि हमें इसको ऑक्सीजन से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, यानी कि इसको फोटो रेस्पायरेशन नहीं होने देना है। जब RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है रुबिस्को की प्रेजेंस में, उस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन, जिसमें 25% कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। क्लियर है बेटा? तो ये पूरा का पूरा था बेटा आप लोग का C4 साइकिल। तो हमारा जो C4 साइकिल था वो पूरा कवर हो गया है। थैंक यू सो मच।